नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कुंभ 13 तारीख से शुरू होने वाले हैं। राम मंदिर का निर्माण हो गया है। काशी कॉरिडोर व्यवस्थित है। महाकाल कॉरिडोर को भी नया स्वरूप दिया जा चुका है। अब मैं इन सब की बात क्यों कर रहा हूँ, चाहे कुंभ की बात, चाहे काशी कॉरिडोर की बात, चाहे महाकाल कॉरिडोर की बात, या और बहुत सारे ऐसे विचाराधीन निर्मित या जो निर्माण की प्रक्रिया में है, उनकी बात क्यों कर रहा हूँ। राम मंदिर को लेकर के जब लड़ाई हो, मतलब जब मामला था कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो बहुत सारे बयान आते थे कि वहाँ पर स्कूल बनाया जाना चाहिए, वहाँ पर क्या बनाया जाना चाहिए। एक और बात आती है कि मंदिर के निर्माण से क्या रोजगार मिलेगा। एक बड़ा प्रश्न था और सब घूम फिर करके जब इसकी बात आती थी तो यही लोग कहना शुरू कर देते थे, क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा, क्या तीर्थों से रोजगार मिलेगा। ज़्यादातर ये लेफ्टिस्ट और कांग्रेसी लिबरल एजेंडा होता था। आज इसी की बात करते हैं, क्या तीर्थों से, मंदिरों से रोजगार मिलता है या नहीं। कुंभ 13 तारीख से 26 तारीख तक प्रयागराज में आयोजित हो रहे हैं। पहले उसकी अर्थव्यवस्था समझते हैं, फिर उसी क्रम में बाकी सबको समझने की कोशिश करते हैं। पिछला अर्धकुंभ जो है वो 2019 में हुआ था, और 2019 के अर्धकुंभ में जो अर्धकुंभ की अर्थव्यवस्था थी वो लगभग 1.2 लाख करोड़ की थी। जब कोई भी अर्थव्यवस्था 1.2 लाख करोड़ की होगी तो आप कल्पना कीजिए कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला होगा। अब जिन लोगों को कुंभ मेले की भव्यता नहीं समझ में आती है, या जिनको उसका अंदाजा नहीं है, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुंभ मेले में अब इस दौरान लगभग 50 लाख से 1 करोड़ तक व्यक्ति उस टेम्परेरी सिटी में मौजूद रहेगा। 50 लाख से 1 करोड़ तक के व्यक्ति को कोई भी शहर अपने आप रख रहा है, वहाँ पर उसकी व्यवस्था कर रहा है, तो उसके भोजन, पानी, उसके अलावा आवागमन, वो शहर पहुँचा है वहाँ आने जाने का, और इन लोगों को बाकी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जो लोग लगे होंगे। इसके अलावा वहाँ पर दुकानें लगी हैं जो छोटे खाद्य पदार्थ से लेकर के बर्तन भाड़े बेचने से लेकर के जिस तरह के भी चीज़ें हैं वो होंगी, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इस कुंभ के दौरान जो नाविक हैं या मल्लाह हैं, वो हर मेला में, ये तो कुंभ है 12 साल पर आता है, लेकिन प्रयाग में हर साल मेला लगता है माघ मेला के नाम पर। वहाँ पर 1 महीने तक इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको आप कल्पवासी बोलते हैं, वो 1 महीने तक रहते हैं, 14 जनवरी से 14 फरवरी तक। तो इसी तरह की व्यवस्था होती है, मैग्नीट्यूड खाली कम होता है। तो जो वहाँ के नाविक हैं या मल्लाह हैं, वो इस कुंभ के दौरान ही अपने साल भर की कमाई कर लेते हैं। एक हो गया। वहाँ पर जो पुरोहित हैं, वो पुरोहित भी इसी मेले के उस पर साल भर पर निर्भर रहते हैं, जो नदी के किनारे बैठ करके रिचुअल्स कराते हैं। जो बाकी और लोग हैं, रिक्शा वाले, तांगा वाले, तांगा तो अब चलता नहीं, लेकिन रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो, ये इन लोगों को भी अतिरिक्त रोजगार मिलता है। दुकानें जो बाहर से आकर के मेला क्षेत्र में लगती हैं,
उनसे रोजगार लोगों को मिलता है। बहुत सारे लोग जो दूसरे शहरों में से आकर के मेला क्षेत्र में अपनी दुकानें लगाते हैं, वो उनको रोजगार मिलता है। रोजगार के इतने साधन हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप उसकी कल्पना जो टेंट लगाने वाले हैं, टेंट का कारोबार होता है, टेंट में जो लोग लगाने का काम करते हैं, जो वहाँ पर सड़कें बनाने का काम करते हैं, जो पॉन्टून पुल बनाने का काम करते हैं, जो बिजली लगाने का काम करते हैं, जो खंभे लगाने का काम करते हैं, जो टॉयलेट बनाने का काम करते हैं, जो सफाई का काम करते हैं, सबको रोजगार मिलता है, अतिरिक्त रोजगार मिलता है। अब जो आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बात की कि ये जो कुंभ होने वाला है, ये कुंभ जो है, चूंकि इसमें लगभग 40 करोड़ के आसपास लोग आएंगे 13 तारीख से लेकर के 26 तारीख, 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, तो ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था लगभग 2 लाख करोड़ की होने जा रही है। आप कल्पना कीजिए, 2 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था सिर्फ 1 महीने से एक हिंदू तीर्थ से आ रहा है। और इस तरह के 4 तीर्थ लगते हैं, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो ये जो लोग कहते हैं कि इस तीर्थों से या इस तरह के मंदिरों से क्या आता है, तिरुपति की आप बात कीजिए, आप तिरुपति बालाजी की बात कीजिए आंध्र प्रदेश में, या आप गुरुवायूर टेम्पल की बात कीजिए केरल में, मीनाक्षी टेम्पल की बात कीजिए, आप शिव कांची, विष्णु कांची की बात कीजिए, आप रामेश्वरम की बात कीजिए, आप सारे ज्योतिर्लिंग की बात कीजिए, उसके आसपास कितने लोगों की जीविका चलती है वो आप समझ लीजिए। आपको एक हालांकि इसको व्यंग के तौर पर लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी काशी में एक मंदिर जो है बहुत दिनों से लॉक पड़ा था, उसको सरकार ने खुलवाया है। वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनका कहना था कि इसके खुलने से कम ये तो फ़ायदा होगा कि हम और कुछ नहीं होगा तो फूल और माला बेच करके कुछ रोजगार मिलेगा। तो ये जो फूल और माला बेचने का है, ये रोजगार देगा। गंगा में संगम में पूजा करने के लिए दूध की अर्पित किया जाता है। मेला क्षेत्र में दूध लोगों को चाहिए होता है। लगभग जो लोग चाहेंगे उनको दूध के अलावा अनाज और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब कहाँ से आएगा, कौन उपलब्ध कराएगा? तो ये जो लगातार मिसनॉमर फैलाया जाता है कि हिंदू तीर्थों या मंदिरों के निर्माण से क्या इससे रोजगार मिलेगा, बिल्कुल रोजगार मिलेगा। एक और उदाहरण आपको देता हूँ। मेरे एक परिचित हैं, NRI हैं, उनका अपना शहर है वो अयोध्या। वो एक संस्कृत विद्यालय चाहते हैं अयोध्या में। मंदिर निर्माण के पहले उन्होंने ये सोचा था कि मंदिर का निर्माण से पहले था कि एक संस्कृत विद्यालय बनाएंगे और ज़मीन ले करके वहाँ पर 100-200 विद्यार्थियों के लिए एक विद्यालय स्थापित करेंगे। किसी परिस्थितिवश ये मामला टल गया और वो अब तक नहीं हो पाया। अभी 1 महीना पहले मेरी उनसे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जितनी जगह की आवश्यकता थी और जहां वो चाहते थे, वहां पर उनके बजट में अब ज़मीन उपलब्ध नहीं है। अब इसको कहने वाले कहेंगे कि ये भूमाफिया हो गए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले अपनी ज़मीन 1 लाख रुपए में बेचता था, तो वो अब 20 लाख रुपए उसकी कीमत हो गई है। तो वो कीमत इसलिए बढ़ी है कि वहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं, वहाँ पर लोग आना शुरू हुए हैं। तो ये क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है? मैं अयोध्या का ही उदाहरण देता हूँ। सिर्फ 2024 में अयोध्या में 13 करोड़ 55 लाख
तीर्थयात्री पहुंचे। 13,55,00,000, मैं रिपीट कर रहा हूं, अयोध्या में। तो क्या ये जो 13,55,00,000 अयोध्या में तीर्थयात्री पहुंचे हैं, इन्होंने वहाँ की सुविधाएं नहीं ली, उन्होंने वहाँ से कोई सामान की खरीदारी नहीं की, उनको वहाँ होटल नहीं लेना पड़ा, उनको वहाँ प्रसाद नहीं खरीदा, उन्होंने फूल माला नहीं खरीदी, उन्होंने वहाँ भोजन नहीं किया, वहाँ रुके नहीं। तो क्या भोजन करने वाले अगर पूरे साल में 16 करोड़ 13.5 करोड़ लोग ने अयोध्या की यात्रा की, तो क्या जो 13.5 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध हुआ, या जो उन्होंने यात्रा पर अपने खर्च किया, ऑटो में खर्च किया या रहने में खर्च किया, वो उसने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। होटल में रहने के लिए रूम के अलावा रूम सर्विस लोग देने वालों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, या जो रिसेप्शन पर लोग हैं वो उनको रोजगार नहीं मिला। अब काशी की बात करते हैं। काशी में यह नंबर जो है वो 16 करोड़ हो गया। आप कल्पना कीजिए, 16 करोड़ लोग एक साल में पहुंचे काशी। और ये सूची लंबी है, 12 सिर्फ ज्योतिर्लिंग है, महाकाल में भी संख्या लगभग इतनी ही है। और जो बाकी जैसे त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी का डेवलप किया जा रहा है, विंध्यवासिनी का जो क्षेत्र है उसको डेवलप किया जा रहा है। विंध्यवासिनी का ऐतिहासिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है और स्पिरिचुअल महत्व भी है, इसलिए कि वहाँ पर मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी लोगों को हुए हैं, वो देवी स्थान है। तो ये जो सारा का सारा मामला है, अगर ये पूरा का पूरा ये पहले से ही एक ट्रायंगल बना हुआ है, मथुरा, काशी, प्रयाग और उसके बाद चित्रकूट, तो जो लोग मथुरा, काशी और प्रयाग जा रहे हैं वो चित्रकूट भी जा रहे हैं। तो टूरिज्म को कितना बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। और प्रयाग तो वैसे भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है। स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रयाग की बड़ी भूमिका रही है, एजुकेशन का बड़ा हब रहा है, हाई कोर्ट है, पहले डिफेंस का पेंशन सारा प्रयाग ही ऑफिस उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो ये जो बात कही जाती है, ये एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि ये जो तीर्थ हैं या मंदिर हैं ये एक्सप्लॉयटेशन का वो है। ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं, ये रोजगार का देने की संस्थाएं हैं। अभी धीरे धीरे फिर शुरू हो रहा है। यहाँ से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था, शिक्षा दी जाती थी। यहाँ से जो सनातन परंपरा के साधक हैं वो यहाँ से निकलते हैं। काशी में बहुत सारे इस तरह के विद्यालय हैं। अयोध्या में बहुत सारे ऐसे जो मठ हैं, वहाँ पर लोगों को संस्कृत पढ़ाया जाता है और वो वेद और उपनिषद बाकी सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब वेद और उपनिषद से ध्यान आया कि ये जो कुंभ क्षेत्र है, इसकी ऐतिहासिकता की भी बात होती है। जो प्रयाग है, मेला को लेकर के, कि मेला कब से ऑर्गेनाइज होता है, इसको लेकर के बहुत सारा वो है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। लेकिन संगम को लेकर के ऋग्वेद से लेकर के बाकी सारे बाद के वेद हैं, उसके अलावा उपनिषद है, बहुत सारे और जो हिंदू सनातन धार्मिक ग्रंथ हैं, सब जगह इस है कुंभ के संगम के बारे में बताया गया है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये पूरा का पूरा जो ये एक पेंट किया जाता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। ये सरकार को, भारतीय अर्थव्यवस्था को
कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं भारतीय तीर्थ और भारतीय मंदिर। ये वो नहीं है कि हज जाने के लिए सब्सिडी मांगते हैं, ये सरकार को सहयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।